नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण कुमाऊत, जूलॉजी फैकल्टी टीम सीएलसी सीकर आप सभी का इस पेपर के वीडियो सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों हम चालू करते हैं आज इस पहले सवाल से। पहला सवाल दोस्तों हमसे पूछना चाह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, की ये इवेंट्स हमें साथियों सभी एक एक ऑप्शन देखना है और इसमें से बता देना कि स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान दोस्तों कौन सा इवेंट नहीं होता है, यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बताना है। हम जानते हैं दोस्तों मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आई बैंड छोटे हो जाते हैं, यानी पहला स्टेटमेंट ठीक है। ए बैंड अपनी लेंथ पे बने रहते हैं, जबकि एच जोन जो है वो भी छोटा हो जाता है और सार्कोमियर जो है उसका इलोंगेशन नहीं होता और सार्कोमियर छोटे हो जाते हैं, लिहाजा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पांचवा कह रहा है कि एटीपी फॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं एटीपी बन नहीं रहा दोस्तों, वहां एटीपी टूटता है, इस वजह से पांचवा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस वजह से हमें गलत ही पूछा है तो 4 और 5 गलत होने की वजह से 91 में चला जाएगा थर्ड ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। 92 हमसे कह रहे हैं विच वन इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत मिलान किया गया है। हेवी मेरोमायोसिन हम जानते हैं साथियों, उसमें ग्लोब्यूलर हेड होता है और एक साथियों उसमें टेल वाला पार्ट, हेवी मायोमेरोसिन और लाइट मेरोमायोसिन। स्मूथ मसल्स वो भी हम जानते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, एक प्रकार की अनैच्छिक पेशियां हैं। रेड मसल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर मायोग्लोबिन कंटेंट की जो है साथियों रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसका अमाउंट ज्यादा होता है। और चौथा कह रहा है कि ट्रोपोनिन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन है। जी नहीं, हम जानते हैं ये तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन तो एक्टिनिन होती है जो मोनोमर यूनिट जी एक्टिन के आपस में जुड़ने से बनती है। इस वजह से इसमें चौथा जो है वो इनकरेक्ट है, इस वजह से इनकरेक्ट ही हमसे पूछा है, लिहाजा इसमें चला जाएगा चौथा आंसर। आइए आगे देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का साथियों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर कब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं चला जाए। तो हम देखते हैं साथियों ऐसा ऑप्शन एटीपी बाइंड हो मायोसिन, जी नहीं, एडीपी बाइंड नहीं, कैल्शियम जब तक सार्कोप्लाज्म में है तब तक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा और यही हमसे पूछा गया, इस वजह से इसमें चला जाएगा तीसरा ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, इनमें से हमें कॉलम मैच करना है। स्टर्नम हम जानते हैं चेस्ट बोन फ्लैट बोन है और ये हमें साथियों मैच हो रहा है 4 नंबर ऑप्शन के साथ। अगला कह रहा है ग्लिनोइड केविटी, ग्लिनोइड केविटी भी हम जानते हैं साथियों पेक्टोरल गर्डल में मिलता है जहां हमारा ह्यूमरस का हेड आके फिट होता है, इस वजह से बी में चला जाएगा थर्ड। फ्रीली मूवेबल जॉइंट हम जानते हैं सिनोवियल फ्लूइड जो है साथियों या सिनोवियल जॉइंट जो है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, क्योंकि मूवमेंट के बेसिस पे ही हमने जॉइंट्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, वो चाहे फाइब्रस जॉइंट हो, चाहे कार्टिलेजिनस जॉइंट हो, चाहे सिनोवियल जॉइंट हो, और उनमें जिसमें अधिकतम मूवमेंट जो जॉइंट दर्शाता है वो हमारे पास रहता है सिनोवियल जॉइंट। इस वजह से सी का मैच होगा कॉलम सेकंड के पहले ऑप्शन से। और कार्टिलेजिनस जॉइंट भी हम जानते हैं दो एडजेसेंट वर्टिब्री जो है, जो निकटवर्ती जो हमारे पास कशेरुकस्तियां हैं उनमें मिलने वाला जॉइंट कार्टिलेजिनस जॉइंट, इस वजह से डी में मैच होगा कॉलम सेकंड का सेकंड ऑप्शन। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 हमें देखने को मिल रहा है दूसरे ऑप्शन में। आइए आगे बढ़ते चले। 95 नंबर हमसे पूछना चाहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। एक्सियल स्केलेटन क्या 80 बोन्स का बना होता है, बिल्कुल ठीक बात। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स ये सभी मिलके एक्सियल स्केलेटल बनाते हैं, ये भी एकदम एक्यूरेट बात है। तो बी भी ऑप्शन हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। सी कह रहा है कि स्कल में टोटल 22 बोन्स है, अगर हम उनमें क्रेनियल और फेशियल को ऐड करें तो हम जानते हैं क्रेनियल में 8 बोन और फेशियल में 14, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल बोन्स की संख्या आ जाएगी 22। इस वजह से सी ऑप्शन भी ठीक है। अब देखते हैं डी ऑप्शन क्या, ईयर ओसाइकल जो हमारे स्कल में मिल रहा है उसमें 3 बोन है, जी नहीं, टोटल 3 पेयर्स है, यानी टोटल नंबर अगर पूछा जाए ईयर ओसाइकल्स का तो उनकी संख्या निकल के हमारे पास आती है 6, लेकिन यहां पे दी हुई है 3, इस वजह से डी ऑप्शन हो गया गलत। ई ऑप्शन कह रहा रिब्स आर 12 इन नंबर्स, जबकि हम जानते हैं पसलियां यानी हमारे रिब्स की संख्या 12 नहीं 12 जोड़ी है, 12 पेयर है, इस वजह से ई भी क्या हो गया, गलत हो गया। और हमें अब मैच करना है करेक्ट स्टेटमेंट यानी ए बी सी। ए बी सी वाला ऑप्शन साथियों करेक्ट है और वही हमें देखने को मिल गया सिर्फ पहले ही ऑप्शन में। आइए आगे बढ़े 96 में।
इनकरेक्ट पेयर हमें बता देना है। फेशियल बोन 14 स्केलेटल एलिमेंट, बहुत ठीक बात है। सेक्रल बोन होती है हमारे पास एक, जो कि फ्यूजन से बनती है, 5 बोन जब फ्यूज हो जाती है एक साथ, वहां बनती है सेक्रल वर्टिब्री। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमसे पूछा इनकरेक्ट है। आइए आगे बढ़े। फॉल्स रिब्स यानी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जो रिब्स है वो हमारे पास होती 3 है, लेकिन वो 7 नहीं होती, 8, 9 और 10th पेयर जो है वो है हमारे पास फॉल्स रिब्स। इस वजह से थर्ड ऑप्शन गलत है। और हिंज जॉइंट हम सभी जानते हैं, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट हमारे जो हैं वो आते हैं हिंज जॉइंट में, लिहाजा चौथा ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट और वो है तीसरा। 97 कहना चाहता कि एक पर्सन जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर साथियों उससे जिसके अंदर डिक्रीज बोन मास, ऐसा कौन सा एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बोन मास डिक्रीज हो जाए? हम जानते हैं ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन का मास जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आयु एज बढ़ती जाती है एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता जाता है। इस वजह से फ्रैक्चर के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिल रहा है ओस्टियोपोरोसिस, और ये होता है एस्ट्रोजन के डिक्रीज लेवल की वजह से। इस वजह से सीधा एनसीईआरटी से बनाया हुआ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार सवाल, इस वजह से इसमें चला जाएगा दूसरा उत्तर। आइए आगे देखते चले। 98, एक मोटर यूनिट जो है वो किस किस से मिलकर बनता है? हम जानते हैं एक मोटर न्यूरॉन और उससे जुड़े मसल्स फाइबर जो हैं वो मिलके बनाते हैं एक मोटर यूनिट, यानी मोटर न्यूरॉन और मसल्स फाइबर जो इससे जुड़े हो वही बनाएंगे एक मोटर यूनिट। फिर से एक बहुत ही शानदार सवाल। 99 कह रहा कि अरेंज करना है हमें दिए गए स्टेप्स को, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो सीरीज हो, कौन सा इवेंट सबसे पहले होगा और कौन सा इवेंट सबसे लास्ट में। आइए एक एक करके हम देखते हैं। हम जानते हैं कि मायोसिन हैंड जुड़ जाएगा एक्टिव साइट जो एक्टिन पे मौजूद है उससे जाके, जैसे बाइंड करेगा ऊपर एक्टिन नीचे मायोसिन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये हो गया हमारे पास पहला स्टेटमेंट। आगे देखें, जेड लाइन अटैच, ये पास नहीं आएंगी, उससे पहले क्या होगा? अटैचमेंट टुवर्ड सेंट्रल एबेन। ये कहना चाहता हमसे द जेड लाइन जो जुड़ी हुई है एक्टिन से आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, यानी ये ऑल्सो कह रहा है। इसका मतलब ये जो इवेंट है ये सबसे अंत में हुआ है, इससे पहले और एक इवेंट हो चुका है और वो कह रहा है कि जब भी जो क्रॉस ब्रिज बनेगा उसके तुरंत बाद क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट जो है वो ए बेंड यानी सेंटर की ओर आके खींचते हैं। इस वजह से फर्स्ट के तुरंत बाद थर्ड ऑप्शन आएगा। और उसके बाद जेड लाइन जो है साथियों वो भी एक दूसरे के पास आ जाएंगी, जिससे सार्कोमियर छोटा होता जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के तुरंत बाद हो जाएगा इवेंट नंबर सेकंड, जो हमें देखने को मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ तीसरे ऑप्शन में। आइए आगे बढ़ जाएं। 100 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कह रहा है कि हेड ऑफ ह्यूमरस यानी ह्यूमरस का हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम और पेक्टोरल गर्डल। जी नहीं, हम जानते हैं ह्यूमरस का हेड जो है वो एसिटाबुलम कैविटी में नहीं, वो ग्लिनोइड कैविटी में आके बाइंड करेगा। लिहाजा पहला तो हो गया गलत, जबकि हमसे पूछा सही गया है। अगला देखें, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट करेगा पेक्टोरल गर्डल की ग्लिनोइड कैविटी, एकदम सही बात है। बाकी और अदर ऑप्शन हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट करेगा एसिटाबुलम, जी नहीं। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करेगा ग्लिनोइड कैविटी, लेकिन पेल्विक गर्डल की नहीं, पेक्टोरल गर्डल की। इस वजह से सही अगर ऑप्शन कोई एक ऑप्शन बचा है तो वो है दूसरा ऑप्शन। देखते चलें। 101 नंबर कह रहा है कौन सा पोर्शन स्केपुला का आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल से? हम जानते हैं स्केपुला ट्रायंगुलर बोन जिसपे दो मेन प्रोसेस है, एक एक्रोमियन प्रोसेस और एक छोटा प्रोसेस, एक छोटा प्रवर्तक जिसको हम कोराकोइड प्रोसेस कहते हैं। और क्लेविकल जो है उसका एक छोर जो है वो आर्टिकुलेट करेगा, वो जुड़ेगा एक्रोमियन प्रोसेस से, और सामने की ओर हम जानते हैं यहां जब क्लेविकल आती है स्टर्नम से आके अटैच होती है, तो उसका एक छोर क्लेविकल वाले इस प्रोसेस से और दूसरा सामने की ओर आके स्टर्नम से। पर हमसे पूछा कि स्केपुला का कौन सा पार्ट? हम जानते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। बहुत ही आसान और एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल, इस वजह से इसमें चला जाएगा पहला ऑप्शन। अगला कह रहा है कि जब स्टडी कर रहा है व्हाइल स्टडीइंग द एनाटॉमिकल डिटेल मसल्स फाइबर की, रणवीर सिंह जी जो है वो मसल्स फाइबर की एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं,
लेकिन वो एबल नहीं है, वो नहीं पता कर पा रहे हैं कि एच जोन कहां पे है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक? एच जोन हम जानते हैं दोनों जेड लाइन के बीच का जोन है। इसका मतलब रणवीर सिंह जी जो है वो उसके सेंटर पार्ट जो है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हमें ढूंढना पड़ेगा वो ऑप्शन। देखिए साथियों, मिल गया, रणवीर सिंह में नॉट बी फोकसिंग ऑन सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट, ये जेड लाइन, ये थिक फिलामेंट और इधर दूसरी जेड लाइन, और इनके बीचों बीच बनता है अपने पास एच जोन। यानी कि रणवीर जी का ध्यान सेंट्रल पार्ट पे नहीं है थिक फिलामेंट के, इसी वजह से वो एच जोन जो है उसको लोकेट नहीं कर पा रहे, उसको ढूंढ नहीं पा रहे। आगे बढ़े, इन ए थिन फिलामेंट यानी थिन फिलामेंट ट्रोपोनिन कहां मिलते हैं? हम जानते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जो फिलामेंट है उसके रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन के हमें सब यूनिट जो है 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल पे देखने को मिलेगा। किसके? ट्रोपोमायोसिन के। इस वजह से इसमें चला जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे देखिए, असर्शन दिया हुआ है कि बोथ ए और आई बेंड, वो जो है एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन होती है दोनों के बीच में। हम जानते हैं ए बेंड के बीच में लाइन होगी एम लाइन, और आई बेंड के जस्ट बीचों बीच लाइन होती है जिसको हम कहते हैं जेड लाइन, यानी दोनों के बीच में एक लाइन है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जेड लाइन एंड एम लाइन इनक्लोजेज ए सार्कोमियर, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं। सार्कोमियर बनाने के लिए हम जानते हैं 2 जेड लाइन की बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम सार्कोमियर कहते हैं, जिसमें योगदान होगा 2 जेड लाइंस का, ना कि एम लाइन का। लिहाजा केवल असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन 3, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओस्टियोपोरोसिस, अभी हमने एक सवाल ऐसा किया था, वहां हमने ध्यान दिया था कि ओस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है समय के साथ। इसी वजह से फ्रिक्शन के चांस बढ़ जाएंगे क्योंकि बोन मास जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और ये हो गया हमारे पास पहला ऑप्शन। 106 हमसे पूछना चाहता है कि लिस्टेड इवेंट जो भी बताए गए हैं मसल्स रिलैक्सेशन में कितनी देर, साथियों ध्यान देना पड़ेगा। इतनी देर जो तमाम सवाल पूछे गए वहां पे जिक्र हुआ था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन अब यहां पे देखो एक अचानक से बीच में सवाल आ गया है, मसल्स जब रिलैक्स कर रही, हम जानते हैं मसल जब रिलैक्स करेंगी तो 2 जेड लाइन जो पास आई थी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो वापस अपनी यथास्थिति पे चली जाएंगी। एच जोन जो अधिकतम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के बाद गायब हो गया था वो वापस प्रकट हो जाएगा। आइए मैच करते हैं। रिलैक्सेशन में कौन से काम हो रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं हो रहा, किस काम के अलावा सारे काम हो रहे हैं। जेड लाइन साथियों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाता है सार्कोप्लाज्म में, नहीं। जैसे ही रिलैक्सेशन कब होगा, जब कैल्शियम आयन वापस चले जाते हैं कहां, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिहाजा उसका अमाउंट सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, और इस वजह से यही ऑप्शन गलत है। बाकी हम चेक कर लेते हैं अगला ऑप्शन। बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू ग्लोब्यूलर हेड ऑफ मेरोमायोसिन, हम जानते हैं जब एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज वापस जो है वो टूट जाएगा, तो तीसरा भी ठीक है, दूसरा गलत है, पहला भी ठीक था। डिसोसिएशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये भी साथियों होगा, लेकिन हाँ दूसरा स्टेटमेंट नहीं होगा, और नहीं होगा वही हमसे पूछा गया है। आगे देखते चले 107 नंबर। एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर इज प्रोड्यूस, एक्शन पोटेंशियल किसी भी नर्व फाइबर में कब पैदा होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे आउटसाइड इनसाइड एक्सोन मेम्ब्रेन, और ये एकदम रिवर्स हो जाए, बदल जाए। यानी हमसे पूछना चाह रहा है कि पोलराइज कंडीशन, पोलराइज कंडीशन में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। और पोलराइजेशन से हमसे पूछना चाह रहा है कंडीशन रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। यानी कि पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन, हम जानते हैं उसकी एक मेजर प्रमुख वजह जो है वो है सोडियम का इन्फ्लक्स, यानी सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आता है और उसके कंपैरिजन में K+ जो है वो बहुत कम बाहर जाता है। इस वजह से पोलराइजेशन से जो है डीपोलराइजेशन का इवेंट या घटना हमें देखने को मिल जाती है। और वो साथियों मोर K+ नहीं, मोर Na+, यानी ज्यादा Na+ एंटर करेगा एक्सोन में, यानी एक्सोप्लाज्म में। कंपेयर किसके कंपैरिजन में, K+ जो बाहर निकल रहा है, सोडियम का इन्फ्लक्स देखने को मिल गया हमें दूसरे ऑप्शन में। देखिए कितना जबरदस्त सवाल बनाया है एनसीईआरटी की, एक एक लाइन से, बहुत ही खूबसूरत सवाल।
108 कहना चाहता है कि एक मेडुला ऑब्लांगेटा इज डिस्ट्रॉयड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड। अगर मेडुला ऑब्लांगेटा को हम हटा दिया जाए तो क्या होगा? हम जानते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाले हमारे सेंटर मौजूद है। थर्मो रेगुलेशन नहीं जी नहीं, विजन मेमोरी का कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा में था, और अगर मेडुला ऑब्लांगेटा को हटा दिया जाएगा तो कार्डियोवेस्कुलर सेंटर भी उससे अफेक्ट होगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से इसमें चला जाएगा चौथा ऑप्शन। आगे पूछा गया कि माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है। हम जानते हैं माइलिन शीथ एक विशेष को सेल जो है वो सिक्रीट करती है, उनका नाम हम जानते हैं साथियों न्यूरोग्लियल सेल। और उसके भी दो टाइप कौन से, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये दोनों कोशिकाएं एक पीएनएस में और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के चारों ओर, उसके एक्सोन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। इस वजह से इसमें चला जाएगा चौथा आंसर। 110 कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम जानते हैं मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड गाउट, यूरिक एसिड का जमाव, ये जो है दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, केवल मास्थेनिया ग्रेविस ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है इनकरेक्टली पेयर किया गया है दोस्तों, इसके काम से हमें बताना है। पहला कह रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स। बहुत ही सही बात है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनका कंट्रोल सेंटर, रेगुलेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में है, तो पहला ठीक हो गया। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट होता है फाइबर ट्रैक्ट जो इंटरकरेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल जी नहीं, तो सेक्सुअल बिहेवियर जैसे कॉम्प्लेक्स कामों को अंजाम देता है। और दूसरा हो गया गलत, क्या हमसे गलत ही पूछा है और दूसरा ही गलत है, तो वही साथियों हमारे पास ऑप्शन चला जाना चाहिए। लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस साथियों रिलीज करता है वो हार्मोन जो टेम्परेचर, भूख प्यास, तापमान, टेम्परेचर, थ्रस्ट, हंगर को कंट्रोल करता है, तो तीसरा तो ठीक है। कॉर्पस कैलोसम साथियों फाइबर्स का वो बैंड है जो कनेक्ट करता है किसको, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। इस वजह से चौथा स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन हमसे ठीक नहीं, हमसे गलत पूछा गया है, और वो गलत कौन सा हो गया, दूसरा ऑप्शन। आइए आगे बढ़े। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बिकम, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्टिब्रेट्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इनवर्टिब्रेट्स के कंपेयर में। बहुत ही सही बात है, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म से जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ओर मूव करते जाते हैं, न्यूरल सिस्टम भी उसी अकॉर्डिंग और ज्यादा एडवांस होता और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यानी असर्शन ठीक। हाइड्रा जो है उसके पास एपोलर न्यूरॉन होते हैं, ये बात भी ठीक है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग स्टेटमेंट है, इनका एक दूसरे के साथ कोई खास लेना देना नहीं है, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी नहीं करते। इस वजह से इसमें चला जाएगा दूसरा ही ऑप्शन। आगे बढ़े 113 नंबर पे। एक क्रॉस सेक्शन दिया है हमें एक्सोन का एट रेस्ट यानी पोलराइज कंडीशन के अंदर, एक हमें एक्सोन का ट्रांसफर सेक्शन दिया है, उसमें क्या होता है हम जानते हैं। उस दौरान क्या हो रहा होगा, उस दौरान ओपन चैनल चालू होंगे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी जिधर आयनों का नंबर ज्यादा है उधर से आयनों को भेज रहे होंगे, जिधर आयनों का नंबर कम है। और रेस्ट कंडीशन में हम जानते भी हैं बी देखो बहुत ज्यादा है, बी यानी बाहर की ओर। ईसीएफ में सोडियम आयन बहुत ज्यादा, बी बहुत ज्यादा, यानी बी यहाँ पे दर्शा रहा है, बी दर्शा रहा है सोडियम आयन को। और बाहर यानी ईसीएफ में ए एक ही है, बी तो 4 और ए बहुत ए कम, यानी ये जो है ये ए दर्शा रहा है यहाँ पे के प्लस को। अब एकदम अपोजिट हो जाएगा जब एक्सोप्लाज्म अंदर की ओर बात करेंगे, तो अंदर जो है ए तो हमें पता चल ही गया ए के प्लस है, और बी जो है सोडियम है मित्रों। और Na प्लस पंप जब काम करता है तो हम ये भी जानते हैं 3 सोडियम बाहर जाते हैं, यानी एक्सोप्लाज्म से ईसीएफ की ओर जाएंगे, और 2 के प्लस आएंगे अंदर, यानी ईसीएफ से एक्सोप्लाज्म। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए इज सोडियम जी नहीं, ए तो अभी हमने देखा ए सोडियम नहीं है, ए तो के प्लस है। 2A का मतलब हो गया यहाँ पे 2 के प्लस जो है वो अंदर आते हैं जी नहीं, 2 के प्लस अंदर आएंगे यहाँ, ये तो ठीक है यहाँ तक। और 1 ए जो है वो बाहर जाएगा नहीं, हम जानते हैं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है हमारे पास 3 सोडियम बाहर जाएंगे, यानी 3 बी बाहर जाएंगे और 2 जो है के प्लस अंदर आते हैं। और ये हमें देखने को मिलेगा ए इज के प्लस आयन जी नहीं, 3 बी यानी 3 सोडियम जो है वो बाहर जाएंगे और 2 के प्लस आएंगे अंदर,
और यही हो गया हमारे पास चौथा ऑप्शन। क्योंकि हम जानते हैं सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव प्रोसेस के तहत काम करता है, और जब जब ये काम करेगा 3 सोडियम भेजेगा बाहर और 2 के प्लस आएंगे अंदर, और वो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन संख्या चौथे में। इनमें से हमें कॉलम जो है मैच कर देने, सिनेप्टिक वेसाइकल जो है, और आगे कुछ ऑप्शन इतना ही। कॉलम मैच करने वाला सवाल, इसके ऑप्शन इधर मैच करने हैं हमें। सिनेप्टिक वेसाइकल्स हम जानते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स कहाँ होती है, उनके अंदर क्या न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा, बिल्कुल भरा होगा, यानी ए में सेकंड। रिसेप्टर ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर लगे रहते हैं उन्हीं से न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, इस वजह से बी का पहले के साथ मैच हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत रेयर है तो सी में थर्ड। केमिकल सिनेप्स जो है दोस्तों उनके अंदर स्लो होता है कंडक्शन, इस वजह से 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4 आ जाएगा पहला ही ऑप्शन। आगे बढ़े, 115 कह रहे थैलेमस इन ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, सराउंड बाय सेरेब्रम, ठीक बात। यही एक मेजर कोऑर्डिनेट सेंटर है जो सेंसरी और मोटर सिग्नल को इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाता है। दूसरा भी ठीक। क्या ये डायरेक्ट कंट्रोल है हाइपोथैलेमस के? नहीं, हाइपोथैलेमस के तो डायरेक्ट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट, इस वजह से तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही हो गए। और सही हमसे पूछा है, सही है पहला और दूसरा, वो मिलेगा हमें देखने को पहले ऑप्शन में। 116 कह रहा नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस के, हम जानते हैं पीएनएस में तो दोनों होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर भी और इफरेंट नर्व फाइबर भी, और ये बहुत आसान सवाल, दूसरा कॉलम इससे मैच हो जाएगा। फ्यूज वर्टिब्री एडल्ट ह्यूमंस में, फ्यूज हम जानते हैं सेक्रल और कोकिक्स जो है ये 5 बोन के फ्यूजन से, और कोकिक्सियल पार्ट 4 बोन के फ्यूजन से बनता है, तो ये हमें फर्स्ट और सेकंड जो है यही हो गए फ्यूज और फर्स्ट और सेकंड पहले ऑप्शन में। बड़ा आसान सवाल। 118 कह रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट का आपको सिलेक्ट करना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता देने हैं। जेड लाइन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ लाइट बैंड, हम जानते हैं लाइट बैंड यानी आई बैंड, और आई बैंड के बीचों बीच ही हमारे पास जेड लाइन होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसने ठीक नहीं पूछा, इसने गलत पूछा है, ढूंढते हैं वो भी। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द एम लाइन, पतले फिलामेंट जो है यानी एक्टिन फिलामेंट वो एम लाइन से नहीं जुड़े होते, वो जेड लाइन से ही जुड़े होते हैं, तो बी हो गया इनकरेक्ट। आगे देखते चले, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, यानी सेंट्रल पार्ट थिक फिलामेंट का नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड जेड बैंड, नहीं, इसको तो हम कहते हैं एच जोन, यानी भारी जो है थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता, उस बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं एच जोन, ना कि जेड बैंड, इस वजह से सी भी गलत है। अगला डी ऑप्शन पढ़े, लाइट बैंड ओनली कंटेन थिन फिलामेंट, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो ए और डी ठीक है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट है बी और सी, और वो आ जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है साथियों नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। आइए एक एक करके देखते हैं। पेराइटल बोन्स एंड टेम्पोरल बोन्स आर जॉइंट बाय फाइबरस जॉइंट, बिल्कुल सूचर्स भी कहते हैं, तो ये तो ठीक ही बात है, और हमसे ठीक ही पूछा है दोस्तों, इस वजह से पहला तो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पेराइटल बोन हो या टेम्पोरल बोन हो, ये एक तरीके की क्रेनियल बोन्स है, और इनके बीच में मिलने वाला जॉइंट फाइबरस जॉइंट है, लिहाजा पहला ठीक है। पहली वर्टिब्री क्या एक्सिस है? जी नहीं, एटलस है, तो गलत हो गया। 9वीं और 10वीं जो है उनको फ्लोटिंग कहते हैं, नहीं, 11वीं और 12वीं को कहते हैं, ये भी गलत हो गया। ग्लिनोइड केविटी जो है उससे थाई बोन नहीं जुड़ती, ग्लिनोइड केविटी में ह्यूमरस जो है ये हो गई आपके पास ग्लिनोइड केविटी, और इसमें ह्यूमरस का जो हेड है वो आके आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड केविटी में, जो कि हाथ का साथियों पार्ट है, ना कि थाई बोन का, तो चौथा भी गलत, पहला ऑप्शन सही चला जाएगा। इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड जो है वो इलोंगेटेड हो जाते हैं, जी नहीं, हम जानते हैं जैसे जैसे जेड लाइन पास आती जाएगी आई बैंड बड़े नहीं होते, छोटे होते चले जाते हैं, और ये गलत हो गया, और गलत हमसे जानना चाह रहा है। एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है जब न्यूरल सिग्नल मोटर एंड प्लेट पे पहुंचता है, बिल्कुल ठीक बात, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा ही। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है सिग्नल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन की हेल्प से लेके आता है, लेकिन देखिए यहां इसने मोटर की जगह लिख दिया सेंसरी, इस वजह से थर्ड भी गलत हो गया हमारे पास।
चौथा कह रहा है अगर रिपीटेड होगा मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को लगातार हम साथियों एक्टिवेट करते जाएंगे तो उससे क्या लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा और यही कारण बनता है साथियों फटीगनेस का, यानी थकान का कारण लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन। तो ये भी ठीक है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड ये हमें देखने को मिल गए पहले ऑप्शन में। 121 हमसे कहना चाहता है इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो मिलती है कहां पे? कार्डियक मसल्स में, जो कि एक टाइप का क्या है? कम्युनिकेशन जंक्शन है। कार्डियक मसल्स और कम्युनिकेशन जंक्शन, चौथा ऑप्शन। 122 देखिए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डैमेज हो जाए? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हुआ, कैल्शियम आयन उससे रिलीज नहीं होंगे तो उससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अफेक्ट होगा। और ये हमें देखने को मिलेगा कहां पे? ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये कोई बात नहीं है, ये भी दोस्तों कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू एक्टिन विल बी अफेक्टेड, नहीं। रिलीज ऑफ इनहिबिटर्स जेड डिस्क विल स्टॉप, जी नहीं। एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन विल बी अफेक्टेड, जी हाँ, क्योंकि कैल्शियम रिलीज नहीं होगा। कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो जो एक्टिन पे मौजूद एक्टिव साइट है जहां से मायोसिन आके बाइंड करता है वो एक्सपोज नहीं हो पाएगी, उनका अनमास्किंग नहीं हो पाएगा और हटेगा नहीं, तो एक्टिन से मायोसिन का हेड नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम रिलीज नहीं करेगा। क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो उससे रिलीज होने वाला कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम नहीं है तो कैल्शियम ट्रोपोनिन की सब यूनिट ट्रोपोनिन सी से बाइंड नहीं करेगा, और बाइंड नहीं करेगा तो एक्टिन पे मौजूद एक्टिव साइट जो है वो ढकी की ढकी रह जाएंगी। इस वजह से इसमें चला जाएगा दूसरा, जी नहीं, तीसरा ऑप्शन इसमें चला जाएगा साथियों। आगे देखते चलें। 123 नंबर कहना चाहता है करेक्ट करना है हमें पेयर्स को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक बात है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट और इफरेंट नर्व आता, अभी हमने एक सवाल किया भी था, बिल्कुल ठीक बात है। अगला कह रहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती है, जी नहीं, हम जानते हैं केवल स्पाइनल, इस वजह से तीसरा हो गया गलत। चौथा कहना चाहता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमसे क्या पूछा? करेक्ट मैच पूछा है। करेक्ट मैच हो गया पहला, दूसरा और चौथा, लिहाजा चला जाएगा सेकंड ऑप्शन। आइए आगे देखते चले। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सा सही है? अबाउट किसके बारे में? सेरिब्रम का कोर्टेक्स पार्ट। हम जानते हैं सेरिब्रम का कोर्टेक्स पार्ट ग्रे कलर का है, क्योंकि निसल्स ग्रेन्यूल उसमें ज्यादा है, उसमें डेंड्राइट्स और साइटोन पार्ट जो है न्यूरॉन का वो ज्यादा है। आइए ढूंढते हैं। ये ग्रे मैटर है, बिल्कुल है, इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट, बहुत सारे वलन भी हैं, ठीक बात है, लेकिन ये व्हाइट मैटर का बना हुआ नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें हाँ मोटर एरिया भी है, सेंसरी एरिया भी है और एसोसिएशन भी एरिया भी है, जो क्लियरली ना तो सेंसरी होता है और ना ही क्लियरली मोटर होता है। तो चौथा भी ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और 4 आर करेक्ट, एंड ये हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और 4 तीसरे ऑप्शन में। आइए आगे देखें। 125 नंबर करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। क्या है साथियों? कह रहा कि हाफ से ज्यादा वॉल्यूम। हम जानते हैं नर्वस सिस्टम का जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं उसकी स्टडी करने में हमें क्या देखने को मिलेगा? हम देखते हैं कि जो न्यूरोग्लिया सेल है वो नर्वस टिश्यू का मोर देन 50% पार्ट बनाता है, बिल्कुल बनाता है, तो ये बात तो ठीक है। एस्ट्रोसाइट क्या करता है? हम जानते हैं एक टाइप की न्यूरोग्लिया सेल्स है जो कि हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, जो ब्रेन को डिफरेंट टाइप के पैथोजन से डायरेक्ट इन्फेक्शन से बचाएगा, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा अगर माइक्रोग्लिया, ये फिर से न्यूरोग्लिया का टाइप, ये साथियों बहुत सारे माइक्रोब जो है उनको साथियों खाने का काम करेगा, तो ये भी ठीक बात है। एस्ट्रोसाइट हो, चाहे ओलिगोडेंड्रोसाइट हो, चाहे माइक्रोग्लिया हो, ये न्यूरॉन के डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप है। न्यूरॉन सेल के टाइप्स तो नहीं है ये, हम जानते हैं ये न्यूरोग्लिया सेल के टाइप है, ना कि न्यूरॉन सेल्स के टाइप। इस वजह से 4 स्टेटमेंट हो गया गलत। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन बता देना है। इस वजह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, और वो हमें साथियों देखने को मिलेगा कहां पे? देखो 4 इज इनकरेक्ट, इसका मतलब सीधा सा ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, और चौथा क्या हो गया? गलत हो गया। वो हमें देखने को मिल रहा है चौथे ही ऑप्शन में। अगला सवाल,
अगला सवाल हमसे जानना चाहता है कि निसेल्स ग्रेन्यूल्स, अभी हमने कुछ पहले वाले सवाल में ही चर्चाएं की थी। निसेल्स ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं डेंड्राइट्स पार्ट में और साइटोन पार्ट में। डेंड्राइट्स और साइटोन सीधा लगा देंगे टिक चौथे ऑप्शन पे। 127 हमसे क्या जानना चाहता है, यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बाइपोलर न्यूरॉन हम जानते हैं आई में मिलता है, लेकिन आई के भी कौन से पार्ट में, रेटिना पार्ट में, लेकिन यहाँ पे कॉर्निया दिया हुआ इस वजह से गलत हो गया। तीसरा क्या कहना चाहता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही देखने को मिलता है। तो पहला और तीसरा करेक्ट है, पहला और तीसरा ये हमें देखने को मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। आइए आगे देखें। 128 हमें दिया गया है एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, और हमें इसमें से बता देना है ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, सी और डी क्या है। बहुत स्पष्ट हमें देखने को मिल रहा है कि ए पार्ट जो है वो तो हमें कहीं ना कहीं डेंड्राइट्स वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, और बी जो है वो कहीं ना कहीं साइटोन की बात कर रहा है। तो साइटोन हमें देखने को मिल रहा है इन्हीं दो ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। तो ये पहला गलत हो गया, इसी वजह से जो है हमारे पास तीसरा गलत हो गया। आगे देखें, सी जो है वो स्वान सेल है या नर्व सेल? सी जो है हम जानते हैं ये स्वान सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इसमें साथियों बचा ये ऑप्शन, नर्व सेल नहीं है ये, इस वजह से इसमें चला जाएगा दूसरा ऑप्शन। लेकिन हाँ डी भी देख लिया जाए, क्या डी नोड ऑफ रेनवियर को बता रहा है? दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, और ये एक माइलिन शीथ और दूसरा माइलिन शीथ, और इन्हीं के बीच के गैप को हमने नोड ऑफ रेनवियर कहा है। और ई जो है क्या वो सिनेप्टिक नोब है जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल भरी होंगी, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा? बिल्कुल ठीक, इस वजह से दूसरा ऑप्शन बिना किसी डाउट के लगा सकते हैं। बहुत सारे साथियों हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा एनसीईआरटी का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। करेक्ट हमें पूछा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हम जानते हैं बड़ी क्लोज प्रोक्सिमिटी में होंगे। सिनेप्टिक क्लिप जो है साथियों लगभग खत्म हो जाएगी, और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प नहीं मिलेगी साथियों, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इंपल्स है, उसके आगे कंडक्शन में। आइए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री और पोस्ट सिनेप्टिक बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, जो भी हमने चर्चाएं की, इस वजह से पहला स्टेटमेंट ठीक है और ठीक ही हमसे पूछा है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द सिनेप्स। बिल्कुल हाँ, प्रत्यक्ष तौर पे सीधे तौर पे ही इससे जो है सिनेप्स से पार कर जाएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से किसी भी इंपल्स का ट्रांसमिशन ठीक वैसे ही होता है जैसे एक सिंगल एक्सोन में इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है उसका ट्रांसमिशन होता है, इस वजह से तीसरा भी ठीक है। चौथा कह रहा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पास इलेक्ट्रिकल सिनेप बिटवीन सेल्स विद द यूज ऑफ एसिटाइल कोलिन, और हम जानते हैं एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग केमिकल सिनेप्स में होता है, ना कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, लिहाजा चौथा ऑप्शन गलत हो गया। पांचवा कह रहा है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर फास्ट, क्या इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत तेज है? बिल्कुल तेज है, इस वजह से पांचवा ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर भी है तो छठा भी ठीक है। तो हमारे पास चार को छोड़ के यानी सिवाय चार के सभी सही है, इस वजह से इसमें चला जाएगा चौथा ऑप्शन। 130 देखते चले, ट्रू और फॉल्स बता देना। सीएनएस के बारे में, ब्रेन क्या कमांड और कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है? बिल्कुल काम करता है। ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी सर्काडियन रिदम ऑफ बॉडी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हमारे दैनिक लय के जितने भी कार्य हैं उनको हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क नियंत्रित करता है, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरिया मेमोरी और कम्युनिकेशन जो है फंक्शन, उनको भी साथियों जो कॉम्प्लेक्स काम है इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरिया, इनको भी जो है मैनेज करता है, तो ये पार्ट भी जो है ठीक है हमारे पास। सीएनएस जो है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, सोमेटिक न्यूरल, जी नहीं सीएनएस नहीं पीएनएस डिवाइड होता है, इस वजह से चौथा ऑप्शन गलत हो गया, यानी ट्रू 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 और एफ टी 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 एफ ये हमें देखने को मिल जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के दूसरे ऑप्शन में। 131 में हमें ब्रेन का जो है एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है और हमसे पूछा गया कि हमें आइडेंटिफाइड करना, जो ये लेबल किया गया है ब्रेन का डायग्राम, इसमें आइडेंटिफाइड करना कि ए पार्ट क्या है। ए पार्ट हम समझ पा रहे हैं क्लियरली
कि ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ना कि कॉर्पस कैलोसम, ना ही स्पाइनल कॉर्ड। अब हमें बढ़ते हैं बी ऑप्शन पे। बी हम देख पा रहे हैं ये है हमारे पास कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ये जो है स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये पोन्स वाला पार्ट भी नहीं है, ये है कॉर्पस कैलोसम। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी कंप्लीट खारिज हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया, बचा केवल और केवल तीसरा ऑप्शन कॉर्पस कैलोसम। क्या सी पोन्स है? बिल्कुल सी पोन्स है। और डी स्पाइनल कॉर्ड, डी स्पाइनल कॉर्ड, लिहाजा तीसरा ऑप्शन। बड़ा आसान सा सवाल। करेक्ट सीक्वेंस बता देना। ब्रेन, ये जो है बेरिन छप गया, ये ब्रेन होना चाहिए। मेनिंजेस जो है इनर टू आउटसाइड, यानी हम जानते हैं इनर से आउटसाइड। इनर सबसे पहले पायामेटर, उसके बाद अरेक्नोइड और उसके बाद ड्यूरामेटर। पायामेटर, अरेक्नोइड, ड्यूरामेटर पहले ऑप्शन में देखने को ही मिल जा रहा है। 133 कह रहा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है हाइपोथैलेमस के बारे में। हम जानते हैं ये जो है इट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, इसी वजह से हाइपो कह रहे हैं। हाइपो यानी नीचे, थैलेमस के बेस पे है, तो पहला ठीक है। ये मेजर सेंटर है हमारे भूख प्यास टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला, तो ये भी बात ठीक है। तीसरा कह रहा है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नल। नहीं, मोटर और सेंसरी सिग्नल के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन का काम हाइपोथैलेमस नहीं करता। हम जानते हैं ये काम थैलेमस का है, इस वजह से तीसरा गलत हो गया। और गलत ही हमसे पूछा है, इस वजह से तीसरा गलत हो गया। और ये हम जानते ही हैं क्योंकि ये बहुत सारे न्यूरो हार्मोन जो है वो सिक्रिएट करता ही करता है, इस वजह से चौथा तो ठीक ही है। आगे देखें कौन पार्ट जो है साथियों ब्रेन स्टेम बनाता है। हम जानते हैं हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन का कुछ पार्ट और हाइंड ब्रेन जो है वो साथियों मिलके बनाएंगे कौन? ब्रेन स्टेम। कौन कौन? मिड ब्रेन का पूरा पार्ट और हाइंड ब्रेन के पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सवाल, इस वजह से इसमें चला जाएगा पहला ही ऑप्शन। 135 कह रहा है कि हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर होते हैं बॉडी टेम्परेचर और भूख प्यास को कंट्रोल करने वाले। बिल्कुल ठीक बात है। और मेडुला ऑब्लांगेटा उसमें भी बहुत सारे सेंटर हैं जो रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन सबको कंट्रोल करते हैं। ये भी तो बहुत ठीक ही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू देखने को मिल रहे हैं हमें दूसरे ऑप्शन में, लिहाजा इसमें चला जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो ये था दोस्तों इस पेपर का कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन जो हमने इस पेपर का देखा। हम उम्मीद कर रहे हैं आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही है, आप आगे वाले पेपर में इस पेपर से और ज्यादा बेहतरीन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कैसे एक एक सवाल एनसीईआरटी की एक एक लाइन से जिस खूबसूरत ढंग से बनाया गया है और एकदम नीट के पैटर्न पे बना हुआ सवाल, अगर आप सारे पेपर ढंग से लगा लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी और अपने सीएलसी के जो टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज के तमाम पेपर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन में कहीं किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने वाली। मिलते हैं साथियों अगले किसी सॉल्यूशन में। धन्यवाद।